नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपका स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गौरव। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक पर, मतलब कि फ़िज़िक्स को कैसे समझना चाहिए, किस तरह से नोट्स बनाने भी चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, किस तरह से उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा आपका और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आपको आसानी से फ़िज़िक्स समझ आने लगे, और किस तरह से उसको पढ़ लेने के बाद में रिवीजन का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से बेस्ट वे में आप रिवाइज कर सकते हैं। हम आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में इन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। आप सभी इन बताई गई बातों को फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर फिजिक्स के अंदर अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएंगे और फिजिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से ईजी वे में आप समझ पाएंगे। दोस्तों, मेरे पास इंस्टाग्राम पर एक प्रज्ञा नाम की स्टूडेंट का मैसेज आया था, जिन्होंने बताया था कि उन्हें फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कंसंट्रेशन होने में प्रॉब्लम होती है, इंटरेस्ट में आने में प्रॉब्लम होती है, स्टडी करने में प्रॉब्लम होती है, रिवाइज नहीं कर पाती हैं और नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, इन सब के बारे में वो जानना चाह रही थी। उसी बेस पे ये वीडियो रेडी की गई है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर सब कुछ आपको डिटेल में बताया गया है। अगर आपके पास भी कोई इसी तरह का कोई टॉपिक है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए तो आप इसको पूरा देखें, नहीं देखेंगे तो आपका नुकसान है और देखेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। सबसे पहली बात, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को इस वीडियो में बताई गई बातों को जब अप्लाई करना है जब उन्हें उनका जो है बेस क्लियर हो। अब बेस में क्या होगा, जो बेस क्लियर करना है उसके अंदर आपका क्या क्या आता है। बेस के अंदर आता है जैसे कि आपको हर चीज़ों के सिंबल पता होने चाहिए कि किस चीज़ को किस चीज़ से हम डिनोट करते हैं। सिंबल्स आपके होते हैं। दूसरे नंबर पर आती है यूनिट्स, आपको पता होनी चाहिए। क्वांटिटीज़ आपको पता होनी चाहिए, मतलब कि क्वांटिटी और यूनिट आपस में एक दूसरे से रिलेट होती हैं तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको एब्रीविएशन सभी का पता होना चाहिए कि हम किस वर्ड को किस चीज़ से, किस अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। ये चीज़ें आपको कम से कम पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आप फिजिक्स को आसानी से समझ पाएंगे। फिजिक्स की आपकी बहुत सारी मेहनत कम हो जाएगी। तो अलग से आप इनको लर्न करें या फिर आप स्टडी के दौरान लर्न करें या फिर आप पढ़ाई करते करते आपके बीच में जो एब्रीविएशंस आती हैं उनको अलग से नोट करके लर्न करें। ये आपकी हेडेक है, ये आपको करना पड़ेगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, ये आपको प्रैक्टिस जैसे आप करेंगे, जैसे पढ़ते जाएंगे वो आपको लर्न होते चले जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जिस बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे, फिजिक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है भौतिकी। देखिए, फिजिक्स का आप कोई भी टॉपिक उठाएंगे, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, किसी भी लेवल का हो, ग्रेजुएशन का हो, 11th का हो, 12th का हो, 10th का हो या फिर किसी भी लेवल तक का फिजिक्स में कोई भी टॉपिक उठाएंगे, उसके अंदर सिर्फ 4 ही चीज़ें होती हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले नंबर पर आती है थ्योरी। थ्योरी आपकी होती है, सबसे पहले इसके अंदर जो है आपको डेफिनेशन वगैरह लिखनी होती है। किसी भी टॉपिक को आप उठाएंगे तो उसके अंदर उसके बारे में हल्की फुल्की डिटेल्स आपके सामने होती हैं। दूसरे नंबर पर होता है डायग्राम। डायग्राम या फिर जिसको बोलते हैं फिगर, जो आपके क्वेश्चन के साथ में ही जो उसके अंदर डिस्क्राइब किया गया होता है उसके साथ में ही आपको बुक्स वगैरह में दिया गया होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है फॉर्मूला, मतलब कि जिस टॉपिक को आपने बुक से उठाया है उस टॉपिक का जो नेम है उसी नेम से रिलेटेड फॉर्मूला उस टॉपिक के अंदर मिलेगा आपको। और उसके बाद जो चौथे नंबर पर आता है वो आता है डेरिवेशन या न्यूमेरिकल्स, मतलब कि ये डेरिवेशंस आती हैं, जो फॉर्मूला हम उस टॉपिक में देखते हैं उस टॉपिक के फॉर्मूला से रिलेटेड डेरिवेशन सॉल्व करनी होती हैं। और उसके साथ साथ आपके एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो ये 4 चीज़ें होती हैं फिजिक्स के किसी भी टॉपिक के अंदर, और इनसे बाहर फिजिक्स में कुछ होता ही नहीं है। थ्योरी, डायग्राम, फॉर्मूला और डेरिवेशंस, इन 4 के अलावा कोई 5वीं चीज़ आपको कहीं पर भी नहीं दिखाई देगी। और बहुत ही ऐसे रेयर चांसेस हैं जहाँ पर कोई भी फिजिक्स का ऐसा टॉपिक हो जहाँ पर डायग्राम और थ्योरी और डेरिवेशन ये सब चीज़ें ना हो। बहुत ही रेयर चांस होंगे कि ऐसा कोई टॉपिक हो, नहीं तो हर एक टॉपिक के अंदर आपको इन 4 चीज़ों के अलावा और बाहर से कुछ भी नहीं मिलता है। अब दोस्तों देखो, हम इनको ना 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। जो हमारे पहले 2 पॉइंट हैं थ्योरी और डायग्राम, इनको हम लेते हैं सेक्शन ए, और जो सेकंड है, जो थर्ड एंड फोर्थ है, फॉर्मूला एंड डेरिवेशन, उनको हम लेते हैं सेक्शन बी में। तो यहाँ पर हम इन चारों को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको किस तरह से फिजिक्स को पढ़ना चाहिए, पढ़ने का तरीका और याद करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए के पहले पार्ट की, मतलब कि थ्योरी के बारे में। देखिए दोस्तों, फिजिक्स के अंदर थ्योरी कभी लर्न करने की चीज़ होती ही नहीं है। थ्योरी को जो लर्न करेगा वो फिजिक्स में मार खाएगा, वो कभी भी फिजिक्स को अच्छे से नहीं कर पाएगा। इस वीडियो को कंप्लीट देख लेने के बाद आप खुद भी यही कहने लग जाओगे दूसरों को भी कि फिजिक्स के अंदर थ्योरी को लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब बात आती है, जब थ्योरी को लर्न नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर हम एग्जाम्स में लिखेंगे क्या, किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अभी हम अपने थ्योरी के सेक्शन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पे, मतलब कि डायग्राम। जो सेक्शन ए है उसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है वो है डायग्राम, फिगर, पिक्चर, इमेज, आप कुछ भी मान सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है,
आपको जो भी टॉपिक लर्न करना है, जो भी टॉपिक स्टडी करना है, पढ़ना है, उसको लेना है। उसको आपको जो उस टॉपिक के अंदर आपका डायग्राम होगा, मतलब कि फिगर होगा, उसको साथ में रखना है। और जो उसके अंदर थ्योरी लिखी गई होगी, जो उसके अंदर डिटेल्स दी गई होंगी, उसको एज इट इज़ लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। लाइन बाय लाइन सिर्फ थ्योरी को ही नहीं पढ़ना है, लाइन बाय लाइन जैसे एक लाइन आपने थ्योरी की पढ़ी, उसके अंदर जो बात बताई गई है उसको आपको डायग्राम में ढूंढना है, मतलब कि उस फिगर के अंदर आपको उस चीज़ को ढूंढना है। जैसे जैसे आपको थ्योरी के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे, वैसे वैसे उस डायग्राम या फिगर के अंदर आप देखते जाएं कहाँ पर क्या चीज़ बताई गई है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, आपको सिर्फ वही ध्यान रखना है। ऐसा सिर्फ रीड नहीं करना है आपको कि भाई आप पढ़ रहे हैं और डायग्राम को देख रहे हैं, आपको साथ में समझना भी है कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसने एक लाइन लिखी है तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग उस फिगर में, उस डायग्राम में जरूर है। आप उस चीज़ को देखो कि वो क्या बताना चाह रहा है। एक बार जब आप कंप्लीट थ्योरी को आप रीड कर लेंगे, कंप्लीट उसके डायग्राम के साथ में आप थ्योरी को पढ़ लेंगे लाइन बाय लाइन, फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इस टॉपिक के अंदर मोटा मोटा आइडिया आपको ये हो जाएगा कि ये चीज़ इसके अंदर बताई गई है। अगर एक बार में नहीं समझ आता है तो आप 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, लेकिन जब तक पढ़ें जब तक कि वो आपको समझ ना आए। लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है और डायग्राम से रिलेट करना है। आपको दोनों चीज़ें आपस में सिंक्रोनाइज करके चलानी पड़ेंगी, तभी आपको टॉपिक समझ आ पाएगा। जब आपको ये पता लग जाए कि हाँ, इस टॉपिक में ये है, डायग्राम ये है, थियोरी ये है, उसके बाद एक रिपीट करें, एक सेल्फ रिपीटेशन करें। सेल्फ रिपीटेशन कैसे? आपको उस रिपीट करने के लिए आपको थियोरी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, थियोरी को नहीं पढ़ना है, देखना भी नहीं है। आपको सिर्फ उस डायग्राम को देखना है, उस फिगर को देखना है और फिर अपने माइंड में उसको रिवाइज करना है कि हाँ, इसके अंदर लाइन बाय लाइन जो था कि इसके अंदर ये बातें बताई गई हैं। क्योंकि फिजिक्स के हर एक टॉपिक में प्रोसेस वाइज ही बातें होती हैं, प्रोसेस से ही काम चलता है। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जब आप इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से रिवाइज करेंगे, तो आपको टॉपिक का नाम जब दिखाई देगा, उस टॉपिक का नाम जैसे ही दिखाई देगा, आपके माइंड में थ्योरी ना आ करके आपके माइंड में डायग्राम क्लिक होगा। आपके माइंड में डायग्राम क्लिक होना चाहिए और वो होगा अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो। वो डायग्राम जैसे ही क्लिक होगा, वो डायग्राम क्लिक होने के बाद जैसे ही आपको पता है कि हाँ, ये डायग्राम इस तरह से बनेगा, अब इसमें जो है आपको प्रोसेस लिखना पड़ेगा। थ्योरी के अंदर और कुछ भी नहीं होता है, उस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन ही थ्योरी होती है। दोस्तों, अब बात आती है कि आप डायग्राम्स को लर्न किस तरह से करेंगे। डायग्राम्स को लर्न करने का तरीका क्या है? देखिए दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही तरीका है डायग्राम को। आप टॉपिक पढ़ें, डायग्राम देखें, टॉपिक पढ़ें, डायग्राम देखें। एक तरीका तो है ये। आपको क्या होगा, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको टॉपिक देखते ही आपके सामने वो डायग्राम आएगा। लेकिन वो आ तो जाएगा, लेकिन आप उसको बनाना कैसे सीखेंगे, इसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। कि डायग्राम को सीखने के लिए आपको क्या करना है, जिस भी टॉपिक का आपको डायग्राम लर्न करना है, आपको 1 या 2 बार वो डायग्राम देख करके बनाना है, देख के बनाना है। टॉपिक को देखना है, डायग्राम को देखना है, एज इट इज़, धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें लिखा हो, जैसे जैसे वो बनाया गया हो लाइन बाय लाइन, 1 बार, 2 बार, 3 बार आपको वो देख के बनाना है, जब तक कि आपको लर्न ना हो। जैसे ही आप 1-2 बार देख करके बनाएंगे, फिर जो है चौथी बार में क्या होगा कि आप उसको बिना देखे भी बनाना सीख जाएंगे। आपको टॉपिक्स लर्न होते चले जाएंगे और साथ के साथ आपके डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस होती चली जाएगी और आपको डायग्राम्स याद रहने लग जाएंगे। इसका सिर्फ यही तरीका है, 1 या 2 बार आप डायग्राम को देख करके बनाएं, फिर अगली बार जब आप प्रैक्टिस करें तो उसको बिना देखे बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी 2 वीडियोस पहले से अवेलेबल हैं। फिजिक्स वाली वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल है और केमिस्ट्री वाली वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल है। उसमें वो टिप्स बताई गई हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर वो चीज़ें बताई गई हैं जो उस वीडियो में डिस्कस नहीं की गई हैं। तो दोनों ही वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। दोनों बातें आपको यहाँ पर समझ आ गई होंगी। थियोरी और डायग्राम दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और अगर आप डायग्राम को लर्न करेंगे तो थियोरी को आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको डायरेक्ट डायग्राम आपके माइंड में आएगा, आप उसके बारे में लिख सकते हैं जिस तरह से वो प्रोसेस करता है। थोड़ी देर बाद मैं इस चीज़ का आपको लाइव एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें थी? 2 बातें थी सेक्शन बी में। वो था, नंबर 1 था फॉर्मूला, नंबर 2 था डेरिवेशन या न्यूमेरिकल। दोस्तों, फिजिक्स के अंदर जो है ना, फॉर्मूलाज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिस तरीके से डायग्राम को देखकर आप थ्योरी लिखना सीख जाएंगे, ठीक उसी तरह से डायग्राम को देखकर ही, जैसे आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक उसी तरह से आप फॉर्मूलाज भी लिखना सीख जाएंगे। वो कैसे, अब देखिए किस तरह से। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको एक बात बताई थी
कि आपको जो है बेसिक क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके अंदर आपके सिंबल्स, यूनिट्स, क्वांटिटीज़ और एब्रीविएशंस, ये आपके 4 चीज़ें आती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आप कोई डायग्राम बनाते हैं उसके अंदर आपको हर एक चीज़ का नेम देना होता है। मान लीजिए आपने कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, उसके अंदर आपको रेजिस्टेंस अगर लगाना है तो उसका सिंबल भी लगाना पड़ेगा, और उसका जो एब्रीविएशन है जिससे हम उसको डिनोट करते हैं, आर से हम इसको डिनोट करते हैं, तो इसके बारे में अभी आपको पता होना जरूरी है। तो इन्हीं से जो है ना आपका टोटल फॉर्मूला भी बनेगा। आप कभी भी देखेंगे तो फॉर्मूला के अंदर वही सब चीज़ें होती हैं जो आप डायग्राम में डिनोट करते हैं, जो आप डायग्राम में लिखते हैं, सिंबल्स हों या फिर आपके एब्रीविएशंस हों। जैसे कि हम अगर एग्जांपल देखें तो जैसे कि आपका लैम्डा है, आयोटा है और डेल्टा है, ये सब क्या है? ये सब आपको डायग्राम जब आप बनाएंगे किसी भी चीज़ का तो उसके अंदर ये जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वही तो हैं, और उन्हीं से मिल करके जो आपका फॉर्मूला उस टॉपिक का बनता है। फॉर्मूला को लर्न करने का ये तरीका तो है जब आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते समय अगर आपको कोई फॉर्मूला समझना है या आपको स्टडी करनी है, उस टाइम पर आपको याद करने का तरीका है ये। लेकिन आपको दूसरा जो तरीका है फॉर्मूला को लर्न करने का, वो है मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे आपने अगर आज कोई यूनिट उठाई, कोई लेसन लिया, आपने कोई टॉपिक लिया, आप उसको पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपको देखना है कि कितने फॉर्मूलाज आपके आए हैं। 1 फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला है, 3 है, 4 हैं, जितने भी हैं आपको ये देखना है अलग से कि हाँ इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। और आपको करना क्या है, उन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को क्या करना है, एक अलग सेपरेट नोटबुक आपको बना लेनी है, या फिर आप अलग पेज बना सकते हैं, या फिर मतलब कोई अलग सेक्शन आपको बना लेना है जहाँ पर यूनिट वाइज, जहाँ पर हर एक लेसन वाइज, हर एक टॉपिक वाइज आपको फॉर्मूलाज को अलग से लिख लेना है। अब उसको लिखना कैसे है, लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको टेबल भी बना सकते हैं आप वहाँ पर, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में आपको लिखना है नेम, राइट साइड में जो आपको लिखना है वो लिखना है फॉर्मूला। इस ऐसे में होगा क्या, आप जब सभी फॉर्मूलाज को स्टडी के टाइम पर ही डेली का 1-1, 2-2 फॉर्मूला जो भी आपके टॉपिक में आता है आप उनको अलग सेपरेटली नोट डाउन करते चले जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जहां पर आपके सामने फिजिक्स के सभी फॉर्मूला एक ही जगह पर होंगे। आपको पढ़ने में, रिवाइज करने में, एग्जाम के टाइम पर भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। ये 2 तरीके हैं जिनसे आप फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हैं, फॉर्मूलाज को स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद अगली बात आती है डेरिवेशंस की या फिर न्यूमेरिकल्स की। देखिए दोस्तों, डेरिवेशन हो या न्यूमेरिकल्स हो, ये सिर्फ एक ही बात पर डिपेंड करते हैं, वो है अजम्पशन, मतलब कि अनुमान। हम कोई भी चीज़, कोई भी घटना, कोई भी प्रोसेस को हम एज्यूम करते हैं, उसके ऊपर हम डेरिवेशन ड्राइव करते हैं या फिर हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, और ये डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने जो अभी पिछले पॉइंट में बताया कि आपको फॉर्मूलाज को एक अलग सेपरेट नोटबुक लेनी है, उसके अंदर आपको लेसन वाइज, यूनिट वाइज या फिर टॉपिक वाइज आप जो है फॉर्मूलाज को लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर आपके 5 फॉर्मूलाज आए हैं, तो उन्हीं 5 फॉर्मूलाज को एक लाइन में एक साथ जो है एक अपनी सेपरेट नोटबुक के अंदर यूनिट 1 या चैप्टर 1 और उस 5 जो है फॉर्मूलाज को अलग से लिख लें, जिससे आपको क्या आइडिया रहेगा कि इस चैप्टर के अंदर से इन फॉर्मूलाज से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है एग्जाम के अंदर, जिससे आपको बाद में हेल्प रहेगी। उसके बाद जो डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स के लिए मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा। आपने आज डेरिवेशन सोल्व की, ड्राइव की, फॉर्मूला ड्राइव किया, या फिर आपने कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व किया, अगर आप उसको टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े गैप में 2-2, 3-3 दिन, एक वीक में जो है रिवाइज करते रहेंगे, तो आपके माइंड में वो रिफ्रेश रहेगा, आपके माइंड से वो गायब नहीं होगा। लेकिन अगर आपने रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम दे दिया, ज़्यादा गैप कर दिया, तो वो आपके माइंड से क्लियर हो जाएगा, और फिर क्या प्रॉब्लम आपके सामने आएगी कि यार उस दिन तो हमने पढ़ा था, उस दिन तो हमारे समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया था, सोल्व भी किया था, लेकिन आज हमारे से हो नहीं रहा है, ऐसा क्यों हुआ। ये चीज़ सिर्फ आपकी एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है, प्रैक्टिस करते रहना है टाइम टू टाइम। अगर आपको किसी भी डेरिवेशन को समझने में, सीखने में अगर प्रॉब्लम आती है, तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ किस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे आप पहले तो उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है जी, हमने समझने की कोशिश की, जितना समझ आया उतना ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार आप उस डेरिवेशन को लाइन बाय लाइन जैसे उसमें बताया गया है समझते हुए आप उसको देखकर अपने कॉपी में नोट करें। फेयर कॉपी में नहीं, रिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं, रिवाइज करते टाइम या लर्न करते टाइम आपको देख करके उस चीज़ को अपनी नोटबुक में नोट करना है। जब आप उस डेरिवेशन या न्यूमेरिकल को देख करके आप नोट करेंगे तो आपको एक माइंड में एक इमेज बनती चली जाएगी, एक प्रोसेस बनता चला जाएगा कि हाँ इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये फॉर्मूला टाइप होगा। तो इस तरह से आप जो है एक बार जो है पूरी डेरिवेशन या न्यूमेरिकल को एक बार अपने हाथों से देख करके अपनी कॉपी में नोट करें। जब आप उसको देख के नोट करेंगे तो आपके माइंड में वो आधी डेरिवेशन तो वैसे ही लर्न हो जाएगी। एक बार 2 बार आप करते हैं, उसके बाद थर्ड टाइम क्या होगा कि आप उसको बिना देखे भी आप उसको लिख सकेंगे, ड्राइव कर सकेंगे।
ये भी एक बहुत ही अच्छा और बेस्ट तरीका है। जिनको फिजिक्स समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है वो इस तरीके का इस्तेमाल करके अब डेरिवेशन से प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ जिससे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि इस वीडियो में बताया क्या गया है, क्या मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ। जो मैंने आपको बताया है अगर किसी को अभी भी नहीं समझ आया तो वो इस एग्जाम्पल के बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। दोस्तों, मैंने एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक लिया है जो हर स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहा है उस स्टूडेंट को आता है और आना भी चाहिए, और वो है ओम्स लॉ। हिंदी में बोलते हैं ओम का नियम। अब मान लीजिए आपने ओम्स लॉ का टॉपिक अपनी बुक से लिया, आपको वो पढ़ना है। उसके अंदर क्या क्या होगा? उसके अंदर सबसे पहले तो आपकी डेफिनेशन होगी कि ओम्स लॉ होता क्या है। उसके बाद आपका जो है फॉर्मूला होगा। उसके बाद आपका डायग्राम होगा। चौथे नंबर पर होगा डायग्राम्स की डिटेल्स, मतलब कि जो आपने फिगर बनाया है उसके अंदर क्या क्या है, उसके प्रोसेस क्या है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है थ्योरी के पार्ट 2 हैं, एक डायग्राम है और एक फॉर्मूला है। ये चारों पार्ट आपके इस टॉपिक में क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो देखिए बुक्स में क्या लिखा होता है। Ohm's principal discovery was that the amount of electric current through a metal conductor in a circuit is directly proportional to voltage across it। अब इसने देखो यहाँ पर इतनी थ्योरी लिख दी है, ये 1 या 2 लाइन जितनी भी आपकी बनती हैं वो इन्होंने जो है ओम्स लॉ को डिस्क्राइब कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। ये तो हो गई बुक की लैंग्वेज। अब हमें किस तरह से याद रखना है, हमें किस तरह से टॉपिक को समझना है वो देखिए। मैंने आपको पहले बताया कि आपके बेसिक क्लियर होना जरूरी है, तो उन्हीं का यूज़ हम यहाँ पर अभी देखते हैं कैसे होगा। अब देखिए इन्होंने बताया है ओम्स प्रिंसिपल डिस्कवरी वाज दैट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर आया द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात आई है तो पहली बात हमें देखनी है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, और इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पेयर। एम्पेयर को कैसे डिनोट करते हैं, ए से। इस तरह से टॉपिक के अंदर आपके बेसिक जो है वो यहाँ पर काम आएगा। आपको क्या करना है, अब जैसे लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको लिख लेना है अलग से आई, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है क्या लिखा है, थ्रो अ मेटल कंडक्टर इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हिंदी में बोला जाता है समानुपाती। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आपको साइन लगाना है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस इट। अब बात आती है वोल्टेज की। अब इस पूरी इन 3 लाइन में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर 3 चीज़ों पर बात की गई है। एक तो करंट के ऊपर, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ऊपर और एक वोल्टेज के ऊपर। इसका जो फॉर्मूला बनेगा इससे बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। अब ये जो डिफाइन किया गया है इसको आपने न्यूमेरिकल की फॉर्म में कैसे लिखा, आपने यही तो लिखा ना, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं, इस तरफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, दोनों एक दूसरे के साथ वेरी करेंगे। अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि थ्योरी को आपको लर्न नहीं करना है, वो लर्न नहीं करना है, वो इसलिए यही बताया था कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिख सकते हैं, या फिर V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, V को हम बोलते हैं वोल्टेज, I होता है करंट, और ये होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो है साइन होता है। अब इसने लिखा है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो अब जो थ्योरी के अंदर लिखा है तो यही चीज़ तो लिखी है। ओम्स प्रिंसिपल डिस्कवरी वॉज दैट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटल कंडक्टर इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। और तो एक्स्ट्रा यहाँ पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा वो होगा R मतलब कि रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आपकी थ्योरी के अंदर एक लाइन और जुड़ गई है, वेयर R मीन्स रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। अभी इसका बेनिफिट क्या हुआ ये देखिए। अभी आपके सामने कोई क्वेश्चन पेपर के अंदर या एग्जाम के अंदर या कहीं पर भी आपके सामने वर्ड आया ओम्स लॉ या ओम्स प्रिंसिपल, आपके सामने डायरेक्ट आपके माइंड में क्लिक होगा। अगर आपने इस तरीके से पढ़ा होगा तो आपके माइंड में क्लिक होगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आपको सिर्फ ये 3 वर्ड याद करने हैं, V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड I। ये 3 वर्ड याद करने हैं। ओम्स लॉ को देखते ही आपके सामने ये चीज़ें आपके माइंड में क्लिक होंगी और आप इनको एक थ्योरी की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एंड इसके बाद अगर आपका जो भी प्रोसेस होगा वो आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में लर्न हो जाएगा, आपके माइंड में रिमाइंड होगा या आपको याद आ जाएगा, जिससे कि आप उसको डिफाइन कर सकेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब अगला आता है ओम्स लॉ का डायग्राम, मतलब कि फिगर या पिक्चर या इमेज। अब आपके सामने ये फिगर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है आप देख सकते हैं। अब जो है आपका डायग्राम बन करके तैयार हो चुका है, और डायग्राम को किस तरह से लर्न करना है, किस तरह से सीखना है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब जो डायग्राम की जो डिस्क्रिप्शन होगा, डायग्राम के बारे में जो डिटेल्स होंगी, उसमें आपको क्या लिखना है। जो भी चीज़ आपको डायग्राम या फिगर के अंदर दिखाई दे रही हैं, जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है एज इट इज़ आपको उसके नीचे लिख देना है। जिस तरह से आपको यहाँ पर जो चीज़ दिखाई दे रही हैं आप लिख सकते हैं कि फिगर शोज द ओम्स लॉ which contains a battery and a resistor and a closed circuit which both are battery and resistance or bulb or lamp. These are connected in series, and according to Ohm's law when resistance remains same then voltage is directly proportional to current.
मतलब कि जब आप इस किसी भी टॉपिक को अपनी बुक से पढ़ेंगे और आपको फिगर का अगर उसके डायग्राम का पता होगा तो उसके बारे में ही आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई देता है। वो बहुत ही ईजी होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। जितनी मोटी आपकी बुक होती है ना, उसका 50% भी आपके पढ़ने के लिए नहीं होता है। 50% से भी कम मटेरियल होता है जो आपको पढ़ना होता है। अब बात आती है हमारी न्यूमेरिकल की। अब इस टॉपिक किसी भी टॉपिक का आप लेते हैं, कोई फॉर्मूला आता है तो उसके अंदर आपने देखा अभी हमने जो एग्जांपल लिया ओम्स लॉ का, इसके अंदर जैसे हमने देखा वोल्टेज है, करंट है और रेजिस्टेंस है, ये तीन चीज़ें हैं। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ें दिखाई देंगी तो आप तीसरी चीज़ को निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको वोल्टेज और करंट दिया होगा तो आप रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले को सेपरेटली नोट करना है। आपको इससे पता होगा कि किस तरह का न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जा सकता है। फॉर्मूला के अंदर अगर आपकी चार चीज़ें हैं तो उनमें से कोई तीन दी गई होंगी और चौथी पूछी होगी। तो इस तरीके से ही आपके फॉर्मूलाज वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पूरा एग्जांपल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। किस तरह से आपको डेफिनेशन रीड करनी है, किस तरह से आपको इंट्रोडक्शन रीड करना है, फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है, डायग्राम का यूज़ कैसे करना है, डायग्राम के डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखना है और डेफिनेशन को लिखने के लिए आपको फॉर्मूला को किस तरह से यूज़ करना है। ये अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने स्टार्टिंग में चारों पॉइंट्स किस तरह से पढ़ने हैं वो बताया था, वो आपको इस एग्जाम्पल के बाद में पता चल चुका है। सभी टॉपिक्स, चाहे आपका फिजिक्स का कोई भी टॉपिक हो, सभी टॉपिक्स के अंदर यही प्रिंसिपल फॉलो होता है, यही तरीका फॉलो होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, दूसरे डाउट की तरफ, कि आपको फिजिक्स के नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पर मैं फिजिक्स की ही नहीं सभी सब्जेक्ट्स को लेकर के चल रहा हूँ। अब इस पॉइंट के ऊपर, नोट्स के ऊपर, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, अगर आप उस सब्जेक्ट की रीडिंग, स्टडी, लर्निंग सिर्फ एक ही सोर्स से करते हैं, मतलब कि अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट का एक ही सोर्स है, एक ही बुक है या नोटबुक है, तो आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उस केस में नोट्स बनाना टाइम वेस्ट है, समय की बर्बादी है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है इस मेथड को, तो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपके पास कई सारे सोर्सेज हैं किसी सब्जेक्ट के लिए, तो आप हो सकता है उनमें से नोट्स बना सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट लाइन दिखे, जो इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स दिखे, उनके नोट्स आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ही सोर्स है, एक ही बुक है जिसमें से आपको पढ़ना है, तो उसके लिए आप अलग से नोट्स बिल्कुल भी ना बनाएं। आप उसी के अंदर, बुक के अंदर ही आप नोट डाउन करें, ब्रैकेट लगाएं, कलर फिल करें, या फिर आप किसी भी तरीके से उसके अंदर ही अंडरलाइन करके उन जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन लाइंस हैं, उनको आप नोट करें। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि आपको किस तरह से फिजिक्स को रिवाइज करना है, किस तरह से आपको टॉपिक्स को कवर करना है, कम टाइम में रिवाइज कैसे करें फुल सिलेबस को। देखिए, रिवाइज करते टाइम आपको कोई भी बुक या कॉपी ओपन नहीं करनी है। आपको करना क्या है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, एग्जाम के टाइम पर आप रिवीजन करना चाहते हैं या टेस्ट के टाइम पर आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी बुक या कॉपी ओपन नहीं करनी है। आपको सिर्फ एक चीज़ ओपन करनी है और वो है आपका सिलेबस। जब आप कोई भी सिलेबस ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपको वो डिटेल्ड सिलेबस दिखाएगा, टॉपिक वाइज सिलेबस दिखाएगा। अगर आपने चैप्टर 1 ओपन किया है तो उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो भी आपके लाइन वाइज लिखे होते हैं। अब रिवाइज करते टाइम आपको क्या करना है, आपको टॉपिक का नेम रीड करना है कि हाँ ये टॉपिक है। आपने उस नाम को पढ़ा, जैसे ही आप उस नेम को पढ़ेंगे और आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वहाँ का डायग्राम और वहाँ का पेज आपके माइंड में ऑटोमेटिकली शो होगा। आप इमेजिन कर पाएंगे कि हाँ वो ऐसे था, ये डायग्राम था, ये फॉर्मूला था और ये उसकी थ्योरी है। ये तरीका रिवाइज करने का इतना फास्ट है, इतना ज़्यादा फास्ट है कि बहुत ही ज़्यादा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप आधे से 1 घंटे के अंदर अपनी सभी सब्जेक्ट्स भी इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं। एक बार आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी तो आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। रिवाइज करते टाइम एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अपने पास एक पेन और कॉपी जरूर रखें। उस पेन और कॉपी को रफली आप यूज़ करें, जिसमें आपका कोई भी डायग्राम या फॉर्मूला आपको पता हो, आप उसको नोट डाउन करके जरूर देखें। और जहाँ पर भी मिस्टेक होती है, जैसे ही मिस्टेक हो आप डायरेक्ट उसी टाइम आप बुक को ओपन करें और वहाँ पर देखें कि आपको क्या चीज़ यहाँ पर याद नहीं आई है, क्या चीज़ आप यहाँ पर भूल गए हैं। और जो भी आपका प्रोसेस है, जो भी आपकी थ्योरी है, वो आपको लिख के नहीं देखनी है, वो आपको सिर्फ माइंड में ही रिवाइज करनी है और आपके डायग्राम के साथ सिंक्रोनाइज करना है कि हाँ यहाँ से ये प्रोसेस हुआ, ये इस तरह से यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, इस तरह से यहाँ पर जो है सेमीकंडक्टर्स वर्क किए, इस तरह से जो भी है आपके टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है। अब दोस्तों, अगले टॉपिक पर बात करते हैं कि आप फिजिक्स के अंदर किस तरह से अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत से बच्चों को फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं आता है, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, या फिर आपको फिजिक्स पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, मज़ा नहीं आता है फिजिक्स में। इस चीज़ का क्या सोल्यूशन हो सकता है? दोस्तों देखिए, प्रॉब्लम जो होती है ना, प्रॉब्लम के अंदर ही उस चीज़ का सोल्यूशन भी छिपा होता है। यहाँ पर मैं आपको इंटरेस्ट के लिए एक एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी काम को करने में इंटरेस्ट कब आता है? जब आप उसको अच्छे से कर पाते हैं। अगर आप उसको अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे
तो आप उसको छोड़ देंगे या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा कि यार ये तो होता ही नहीं है, छोड़ो, नहीं करते हैं। यही दो रीज़न होते हैं कि आप किसी भी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं बना पाते हैं, चाहे वो स्टडी हो या फिर कोई भी गेम हो या फिर कोई भी वर्क हो। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ। मान लीजिए आप लूडो खेलते हैं, आप लूडो खेल रहे हैं ऑनलाइन अपने फ्रेंड्स के साथ में। क्या होगा, अक्सर ऐसा होता है कि आप जैसे लूडो खेल रहे हैं, जब तक आप जैसे एक मैच आप जीत गए हैं, दूसरा मैच भी आप जीत गए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा कि आप खेलते ही रहें, थर्ड भी जीते, फोर्थ भी जीते, आपका मन करेगा कि हम खेलते ही रहें। मतलब कि आपका इंटरेस्ट उसके अंदर क्रिएट हो रहा है, आपको मज़ा आ रहा है क्योंकि आप जीत रहे हैं। मज़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि आप जीत रहे हैं। तो यही सेम टू सेम आपको स्टडी के अंदर भी होगा। सेम यही प्रोसेस फॉलो होता है, यही मेथड फॉलो होता है। आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट तभी आता है जब आप उस चीज़ को परफेक्टली कर पाते हैं, समझ पाते हैं, दूसरे को बता पाते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी उसी तरीके से आएगा। जैसे कि आपको मान लीजिए आप चेस खेलने में परफेक्ट हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आप 100, 200, 500, 10, 20, 50 इतने लोगों को आप हरा चुके होंगे गेम के अंदर। जब आप इन इतने बंदों को हरा चुके हैं, तो सामने वाला अगर कोई आकर के बोलेगा कि मेरे साथ चेस कंपटीशन करेगा, तो वो बोलेगा कि हाँ मैं बिल्कुल करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? क्योंकि उसने वो उन चीज़ों से पहले निकल चुका है। कॉन्फिडेंस कब आया? जब वो उन चीज़ों की प्रैक्टिस कर चुका है, उसके अंदर वो परफेक्ट है। तो स्टडी के अंदर इंटरेस्ट कब आएगा? जब आप फिजिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे। फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट के लिए आपको फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो भी तरीके मैंने इसमें बताए हैं, इस वीडियो में जो भी मेथड्स मैंने बताए हैं, इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, आपका इंटरेस्ट गारंटेड क्रिएट होगा। इंटरेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी। आप दूसरों को भी पढ़ाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप इन तरीकों को फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। मेरे चैनल पर यहाँ पर आपको सभी चीज़ें जेन्युइन बताई जाती हैं, जो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस की गई होती हैं, जो स्टूडेंट्स पर अप्लाई की गई होती हैं और उनका रिजल्ट मिला हुआ होता है। वही चीज़ें आपको मैं यहाँ पर सभी बताता हूँ। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस आएगा इंटरेस्ट से और इंटरेस्ट आएगा स्टडी से। तो स्टडी करो बहुत ही अच्छे तरीके से, जो भी तरीके बताए हैं इनको फॉलो करो, स्टडी करो, इंटरेस्ट क्रिएट करो और कॉन्फिडेंस को जनरेट करो। दोस्तों, हमारे चैनल पर बहुत सी वीडियो पहले से अवेलेबल हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि आप किस तरीके से मैंने आपको 12 टिप्स बताई हैं, जहाँ पर आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और क्लास में आप किस तरह से टॉपर आ सकते हैं। एक वीडियो है जहाँ पर मैंने आपको 30 डेज़ का टाइम टेबल बनाना सिखाया है कि आप किस तरह से 30 दिन के अंदर अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम 1 महीने बाद है और आपने कोई भी तैयारी नहीं की है, फिर भी आप 30 दिन के अंदर तैयारी करके उस वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं कि किस तरह से टाइम टेबल बनाना होता है, जिससे कि आप 30 दिन के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएं। तो दोस्तों, आप उन वीडियोज़ को भी जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर